Co-powered by अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। फिक्र में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें देखने का। अगले 2 मिनट में आपको एकदम अपडेट करने का। देखिए, पहली बड़ी खबर आ रही है। भारत का रक्षा उत्पादन अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है। डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1.27 लाख करोड़ हो चुका है। 90 से अधिक मित्र देशों को हथियार और सैन्य साजो सामान का हो रहा है निर्यात। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेस ओलंपियाड के विजेताओं से की मुलाकात। पीएम आवास पर चैंपियंस के साथ की चर्चा। विजेता खिलाड़ियों संग शतरंज की बाजी भी खेली। और बड़ी खबर, न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से मिले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश की यूएन सदस्यता के 50 वर्ष पूरा होने के कार्यक्रम में हुई मुलाकात। और बदलापुर रेप केस में आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा, एनकाउंटर में पहली नजर में गड़बड़ी, सिर पर गोली क्यों मारी गई। दिल्ली में कल राहुल गांधी के आवास का घेराव करेगा यूपी बीजेपी ओबीसी मोर्चा। पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली में यूपी गेट से राहुल गांधी के घर तक करेंगे पैदल मार्च। और मूढ़ा जमीन घोटाले में फंसे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बयान, जांच का सामना करने को तैयार हूं, जांच से नहीं डरता। दिल्ली की नई सीएम आतिशी का श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला। श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया। अब स्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 21,917 रुपए, सेमी स्किल्ड लेबर को न्यूनतम वेतन 19,000। और इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। आरजे कर केस में रेप और हत्या के बाद पुलिस ने बनाए झूठे रिकॉर्ड। थाने में फर्जी तरीके से बनाए और बदले गए रिकॉर्ड। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने किया बड़ा दावा। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। मौसम विभाग ने कल मुंबई, ठाणे समेत पालघर में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। और फिक्र में आज की सबसे ट्रेंडिंग किरदार कंगना रनौत। एक बार फिर वो भी सवाल के साथ कि क्या कंगना रनौत बेबाक हैं, या फिर अभिनेत्री से नई सांसद बनी कंगना रनौत को अभी राजनीति की समझ नहीं है, इसीलिए वो नासमझी में विवादों को बढ़ाने वाले बयान दे जाती हैं और ऐसा करके विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा थमा देती हैं। आपको कंगना रनौत से जुड़ी नई कंट्रोवर्सी के बारे में बताते हैं। कंगना ने कृषि कानूनों को फिर से लागू करने वाला बयान दे दिया। इस बयान पर विपक्ष की ओर से लगातार आक्रामक सियासत हो रही है। विपक्ष को बैठे बैठे मुद्दा मिलने से बीजेपी असहज स्थिति में आ चुकी है और मामला बढ़ने के बाद अब कंगना का यू टर्न भी सामने आ गया है। यहां आप जब ये पूरी खबर समझेंगे तो यह भी ध्यान रखिएगा कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने सोनीपत में पहली चुनावी रैली की है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, लेकिन कृषि कानूनों पर कंगना के बयान से बीजेपी शायद यहां खुद को सबसे ज्यादा घायल महसूस कर रही है। तो सबसे पहले आपको कंगना रनौत का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में पार्टी के सदस्यता अभियान में हिस्सा लेते वक्त दिया था। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। भारतीय अच्छे से जानते हैं कि ये एक ही बेटी है जो अपना नुकसान करके जो है देश का लाभ सोचती है। देखिए, फिल्म स्टार के लिए कंट्रोवर्सी जो है कई बार फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन एक पॉलिटिशियन के लिए कंट्रोवर्सी, और वो भी ऐसे टाइम पे जब इलेक्शन चल रहे हैं, उसकी पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह हो सकती है। कंगना 2 बातें कह रही हैं। पहली बात ये कि किसानों की प्रगति के लिए जरूरी है कि तीनों कृषि कानून बहाल किए जाएं, और दूसरी बात यह कि किसानों को खुद प्रधानमंत्री जी से अपने हितों के लिए इन कानूनों को लागू करने की मांग करनी चाहिए। यानी वही मांग, वही आंदोलन, वही पूरा चक्र। आपको ध्यान होगा कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसान आगे आए थे। उन्होंने दिल्ली कूच किया था, महीनों आंदोलन चला था। दिल्ली हरियाणा के बीच पड़ने वाला शंभू बॉर्डर उसी आंदोलन के कारण आज तक बंद है।
कंगना ने उस समय भी ऐसे कई बयान दिए थे जिनकी बात हम आगे आपको बताएंगे। हालांकि तब वो सिर्फ एक एक्ट्रेस थी, लेकिन अब कंगना रनावत मंडी से बीजेपी की सांसद हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी की और एक बहुत बड़े एरिया की रिप्रेजेंटेटिव हैं। और नए बयान पर पार्टी से नसीहत मिलने के बाद कंगना अब फिर से बैकफुट पर आ गई हैं। अब आप उनका ओरिजिनल बयान और आज दी गई उनकी सफाई दोनों एक साथ सुनिए। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करें कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। लेकिन उनके इस बयान का क्या इंपैक्ट होगा इन सब रैलीज के बीच में जो हरियाणा में हो रही हैं, उसमें वो हैं या नहीं है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या इंपैक्ट होगा। आपने कंगना के दोनों बयान सुन लिए, लेकिन सफाई वाले बयान को फिर से डिकोड करने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों की गरिमा को बनाए रखना हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। किसी मुद्दे पर सुझाव अपने नहीं होने चाहिए, बल्कि उन सुझावों पर पार्टी का स्टैंड भी होना चाहिए। यानी उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री ने की थी। लेकिन राजनीति की दिक्कत यही है कि यहां विवाद वाले बयान जितनी तेजी से ट्रेंड करते हैं, उतना सफाई वाले बयान नहीं करते हैं। और कंगना रनावत के साथ अब यही हो रहा है। हरियाणा में चुनावी समर के बीच कांग्रेस को इसमें फौरन मौका नजर आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अब पूरा देश जान चुका है कि बीजेपी की रग रग में किसान विरोधी मानसिकता रची बसी है। हरियाणा के मेहम में रैली करते वक्त आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी फिर से किसान कानून वापस लाना चाहती है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करके कहा कि अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। एनडीए में शामिल जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि कंगना अपने बयानों से विपक्ष को फायदा पहुंचा रही हैं। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये कंगना रनावत की पर्सनल सोच हो सकती है। और बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कंगना का बयान पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अब खतरे की घंटी बज रही है, उन लोगों की नीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। लेकिन ये दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। हर वक्त लाइमलाइट में रहने के लिए जिस तरह की भाषा का, जिस तरह के संदर्भों का वो इस्तेमाल और दुरुपयोग कर रही हैं, वो एनडीए के लिए, भाजपा के लिए बात है। कंगना रनौत जी का जो लगातार बेतुके, बेबुनियादी, तथ्यहीन बयान, वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का
जो अच्छे विकास वाले कार्य हैं पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए और पंजाबियत के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी दिन रात एक करके काम उनके भले के लिए काम कर रहे हैं, उनको ऐसे बेतुके बयान कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं। कंगना रनौत इससे पहले 25 अगस्त को भी इसी तरह का एक विवादित बयान किसानों पर दे चुकी हैं। तब उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन के जरिए भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की तैयारी थी। विपक्ष ने उस समय भी मोदी सरकार को घेरा था और इस बार भी कंगना के बहाने केंद्र पर हमलावर है। इसकी ठोस वजह भी है। कंगना रनौत अब सिर्फ अभिनेत्री नहीं है, और अगर बतौर बीजेपी नेता वो सार्वजनिक मंच से किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं तो विपक्ष को तुरंत इसे पीएम मोदी और बीजेपी की विचारधारा से जोड़ने का मौका मिल जाता है। वरना आप किसानों पर ही उनके पुराने बयानों को याद कीजिए और सोचिए कि तब इतना ज्यादा हंगामा नहीं होता था। नवंबर 2021 में कंगना रनौत ने कहा था कि भारत को इस तरह के आंदोलनों से कमजोर किया जा रहा है। नवंबर 2021 में ही उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी तत्व शामिल हैं जो देश को विभाजित करने की साजिश सोच रहे हैं। फरवरी 2021 में कहा था कि चीन हमारे देश पर कब्जा कर सके, इसीलिए देश को बांटने वाले ऐसे आंदोलन चलाए जा रहे हैं। और दिसंबर 2020 में कहा था कि बुजुर्ग महिलाएं पैसे लेकर किसान आंदोलन में शामिल हो रही हैं। देखिए, ये पुराने बयान थे, अब तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि अब वो सांसद हैं। उनका हर विवादित बयान बीजेपी के लिए संकट बढ़ा सकता है और बढ़ा भी रहा है, खासकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में, जहां किसान किसी भी पार्टी को सत्ता दिला सकते। असल में हरियाणा जो है वो एक कृषि प्रधान राज्य है। यहां किसान न सिर्फ खेती करते हैं बल्कि किसान वोटर हार जीत तय करने का दमखम भी रखते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसानों का हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला में काफी असर देखने को मिलता है। इसके अलावा पंचकुला, कैथल और यमुनानगर जैसे क्षेत्रों में भी किसानों की अच्छी उपस्थिति है। और वैसे भी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ, तो इसका एक बड़ा कारण किसान माने जाते हैं। राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी तब 5 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि इसी हरियाणा में वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 की 10 सीटें आसानी से जीत ली थी। लेकिन अब 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और इतने कम समय में कंगना का बयान पार्टी को डैमेज करने वाला साबित हो सकता है। इसीलिए बीच चुनाव में बीजेपी कंगना वाले डैमेज को रिपेयर करने में जुट गई। ओए, जा कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। पार्किंग यार कहीं पे भी लगा ले। इस डैमेज के बाद अब बात करते हैं उस डैमेज की जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को हो रहा है, लेकिन फायदा भारत को हो रहा है। इंडिया इज राइजिंग। फिक्र में अब बात एक महाशक्ति के तौर पर उभरते भारतवर्ष के। देश के 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए शुभ समाचार यह है कि भारत अब एशिया में तीसरा सबसे बड़ा सुपर पावर बन गया है। यह हर भारतवासी के लिए गौरव का पल है। आज भी जब भी आप सुपर पावर शब्द सुनते होंगे तो आपके जहन में सबसे पहले अमेरिका का नाम आता होगा। जबरदस्त शक्ति, अरबों खरबों डॉलर की दौलत, मजबूत अर्थव्यवस्था, देश के लोगों के लिए अच्छी सड़कें, इमारतें, स्कूल, अस्पताल, शानदार एयरपोर्ट्स और सभी सुविधाएं। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि अब सुपर पावर का टैग भारत के साथ भी जुड़ गया है। भारत पहले से ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अब भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया है। बड़ी बात यह है कि भारत ने इसमें रूस और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है। इसमें 81.7 पॉइंट्स के साथ अमेरिका नंबर 1 पर, जबकि 72.7 पॉइंट्स के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। और यहां पर एक केवियट है, चीन में पिछले 5 दशकों में सबसे लो ग्रोथ रेट इस साल देखने को मिल रहा है। भारत 39.1 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गया है। चौथे नंबर पर 38.9 पॉइंट्स के साथ जापान है। 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है 31.9 पॉइंट्स के साथ।
जबकि रूस 31.1 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर है, वो भी सब इतनी तबाही के बाद भी। वहीं पाकिस्तान, अच्छा ये भी है, 14.6 पॉइंट्स के साथ इस लिस्ट में 16वें नंबर पर है। लेकिन आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर जब बात एशिया की महाशक्तियों की हो रही है तो इसमें अमेरिका का नाम क्यों है? तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। पहली बात तो यह समझने की है कि यह इंडेक्स एशिया के देशों का इंडेक्स नहीं है, यह दुनिया के उन देशों का इंडेक्स है जिनका एशिया में सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसीलिए इंडेक्स में एशिया के बाहर का भी कोई देश हो सकता है। यही वजह है कि न सिर्फ इसमें अमेरिका शामिल है बल्कि नंबर 1 पर है। इस इंडेक्स में देशों के नाम फाइनल करते हुए कई फैक्टर्स देखे जाते हैं। दुनिया में किन देशों का आर्थिक विकास तेजी से हुआ, उनकी न्यूक्लियर ताकत कितनी है और उनका राजनीतिक कद क्या है, वो देश अपनी संस्कृति पर से कितना प्रभाव डालते हैं और उन देशों में आंतरिक स्थिरता, स्टेबिलिटी कितनी है। इन फैक्टर्स की वजह से अमेरिका को एशिया की सुपर पावर्स की लिस्ट में जगह मिली है। लेकिन एशिया की सुपर पावर्स की लिस्ट के मायने क्या हैं, क्यों इसे भारत की तेजी से उभरती ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, वो भी समझते हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक एशिया के 48 देश हैं। एशिया में एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया की कुल जनसंख्या 480 करोड़ से ज्यादा है। एशिया में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। वहीं यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन इसमें 5वें नंबर पर है। 5वें नंबर पर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना जरूरी है, चीन की जो पॉपुलेशन है अब वो डिक्लाइन पर आ रही है। भारत में ऐसा नहीं। खैर, एशिया में भारत की बढ़ती ताकत के पीछे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। भारत की मिलिट्री ताकत, हम एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन चुके हैं मिलिट्री इक्विपमेंट्स का, जो कि हमने शुरुआत में आपको बताया। न्यूक्लियर शक्ति, डिप्लोमैटिक रोल, अब पूरी दुनिया हमसे बातचीत करती है मसले सुलझाने के लिए। टेक्नोलॉजी में लगातार नए प्रयोग से भारत कई देशों को पीछे छोड़ रहा है। इमेजिन करें, गूगल यहां आता है, यहां पर एप्पल आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है। ये वजह है कि दुनिया की कई बड़ी एजेंसियां भी भारत की अर्थव्यवस्था का लोहा मान रही हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज एनालिटिक्स ने भारत के लिए अपने जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ा दिया है। मूडीज ने पहले अर्थव्यवस्था की रफ्तार का अनुमान 6.8% लगाया था, जिसे अब 7.1% कर दिया है। होल्ड इट, जस्ट होल्ड इट इस ग्राफिक्स पर। और चाइना की ग्रोथ 2.5%, मैक्सिमम 3% से थोड़ा नीचे। जबकि महंगाई दर के घटने का अनुमान लगाया गया है। पहले 5% की दर से महंगाई दर बढ़ने का अनुमान था, जो घटकर 4.7% हो गई है, यानी इन्फ्लेशन। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार के अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया था। आईएमएफ से भी भारत को खुशखबरी मिली थी। आईएमएफ ने भी जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया था। यानी अलग अलग एजेंसियों से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। अब एक बड़ी खबर जो आपकी सेहत से जुड़ी है। जब भी आपको बुखार आता है तो आप वो कौन सी स्टैंडर्ड दवाई है जो खाते हैं? सोचिए, मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, यूजुअली पैरासिटामोल। आपके मन में यकीन रहता है कि इस दवा के सेवन से आप स्वस्थ जरूर हो जाएंगे, फीवर कम हो जाएगा, बॉडी का दर्द कम हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर आपको यह पता चले कि जो दवा आप खा रहे हैं वो सरकार के तय किए गए मानक के हिसाब से सही नहीं है, या आप घटिया क्वालिटी की दवा खा रहे हैं? सोचिए, कई बार ऐसा हो रहा है ना हाल फिलहाल के दिनों में कि जब आप दवा खाते हैं तो आपको लगता है ये फीवर क्यों नहीं कम हो रहा है, ये दर्द क्यों नहीं कम हो रहा है। फिर आप सोचते हैं कि मुझे और क्या हो रहा है। केमिकल लोचा आपके साथ नहीं, दवा के साथ है। यह सुनकर आपको झटका लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। देश की सबसे बड़ी दवा नियंत्रक बॉडी CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक नामी कंपनियों की पैरासिटामोल समेत 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल रही हैं। इनमें मल्टीविटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे एमॉक्सिसिलिन शामिल हैं। ये बहुत ही सामान्य दवाएं हैं।
जिनका इस्तेमाल लोग बड़ी तादाद में करते हैं। इनके अलावा CDSCO की लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां भी शामिल हैं। क्वालिटी टेस्ट में फेल दवाओं की सूची में एंजाइटी में इस्तेमाल की जाने वाली क्लोनाजेपाम टैबलेट, दर्द की निवारक डाइक्लोफेनेक टैबलेट, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्रोजोल और एंटी फंगल दवा फ्लूकोनेजोल भी शामिल है। CDSCO ने 53 दवाओं की जो सूची जारी की है उसमें गैस में दी जाने वाली पैंटोप्रेजोल भी, पैंटोप्रेजोल सबसे कॉमन दवा है, वो भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। जांच के दौरान 5 दवाएं नकली पाई गई हैं, यानी कि कंपनियों ने कहा है कि उनकी मेडिसिन ही नहीं है, बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं, जिसके लिए एक टेक्निकल टर्म है स्पूरियस ड्रग्स। क्वालिटी टेस्ट में फेल का मतलब यह दवाएं तय मानक से नीचे पाई गई हैं। अभी इन्हें बैन नहीं किया गया है। अब सरकार इन्हें बनाने वाली कंपनियों से जवाब तलब करेगी, फिर कोई फैसला होगा। सोचिए, आप जब भी कोई दवा खरीदते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी एक्सपायरी क्या है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अगर आपको यह पता लगे कि जो आप दवा खरीद रहे हैं वो है ही नकली, तो फिर आप क्या सोचेंगे? ये तो एक्सपायरी से भी ज्यादा बड़ा खतरनाक चीज हो गई। लेकिन ऐसा हो रहा है और आपको पता नहीं। इससे पहले पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगाई थी। एक ही गोली में एक से ज्यादा दवाओं को मिलाकर बनाई गई दवाई को FDC यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स कहा जाता है। इन दवाओं को कॉकटेल ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपसे जरूर साझा करेंगे। लेकिन अब एक अलग खबर। फिक्र में अगली खबर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मंत्री विक्रमादित्य सिंह से जुड़ी हुई है, जो यूपी के योगी मॉडल को लेकर चर्चा में हैं। विक्रमादित्य सिंह ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाला एक न्यूज आर्टिकल सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस आर्टिकल में योगी सरकार के उस फैसले का ब्यौरा है जिसके तहत प्रदेश में रेहड़ी, पटरी, ढाबा, रेस्टोरेंट मालिकों को दुकान में ID लगाना अनिवार्य किया गया। विक्रमादित्य सिंह ने लिखा है कि हिमाचल में भी हर भोजनालय और फास्ट फूड रेहड़ी पर मालिक की ID लगाई जाएगी ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाई है। सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सवाल यह है कि क्या हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को यूपी के CM योगी का नेम प्लेट मॉडल पसंद है? और अगर ये मॉडल ला भी रहे थे तो योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाला न्यूज आर्टिकल शेयर करने की क्या आवश्यकता थी? इस सवाल के पीछे का जो सच है उसमें कई राजनीतिक संकेत छुपे हैं। ये रील तो आपको देखनी ही पड़ेगी। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और ID लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। वो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना ID, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा, क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे ID दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। स्ट्रीट वेंडर जो पॉलिसी वो लेकर आई है उत्तर प्रदेश में, उसकी सेम जो चीज़ है वो हिमाचल प्रदेश में भी वो इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये बात अब कांग्रेस के मंत्री भी मानते हैं। ओए, जाके से खड़ी की पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। तेरी पार्किंग यार कहीं भी लगा ले। इस सब के बीच में अयोध्या के साधु संतों ने बड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू धर्म की पवित्रता को भंग करने का फिर प्रयास हुआ तो सरकारों को इसका परिणाम भुगतना होगा। आज अयोध्या में साधु संतों की बैठक हुई। इस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि अयोध्या को कई बार अपवित्र करने का प्रयास किया जा चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान साजिश के तहत तिरुपति का लड्डू भेजा गया था, हालांकि लड्डू का भोग नहीं लगाया गया था, उन्हें ट्रस्ट ने वैसे ही वितरित कर दिया था।
साधु संतों ने मांग की है कि जिस प्रकार दूसरे धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, उसी तरह बोर्ड बनाकर सनातन धर्म के लोगों को भी स्वतंत्रता दी जाए। वेदों, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार मंदिरों की व्यवस्था का संचालन होना चाहिए। इससे पहले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी सनातन हिंदू बोर्ड बनाने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं? सनातन बोर्ड बनाने की सरकार से मांग की गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि जो लड्डू आया वो भगवान को भोग नहीं लगा, वो राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने हिसाब से बांटा, वो लड्डू भोग नहीं लगा। ये विचारणीय विषय है कि ये सारे सवाल हिंदू समाज के ऊपर क्यों आते हैं। आज जितने बड़े बड़े मंदिर हैं सरकारी नियंत्रण में जा चुके हैं। सरकारी नियंत्रण में जाने के बाद मंदिर की पवित्रता समाप्त होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार से आपने अन्य लोगों को अपने धर्म की स्वतंत्रता दे रखी है, उसी प्रकार से सनातन धर्मावलंबियों के लिए भी एक बोर्ड बना करके हमें भी स्वतंत्रता दी जाए। लेकिन अब फिक्र है पॉलिटिकल बिग फाइट की। आज की पॉलिटिकल बिग फाइट दो ऐसे राजनेताओं की है जो कि थे तो दो अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन तीर वहां से एक दूसरे के ऊपर चलाए जा रहे थे। फिक्र की राजनीतिक फाइल्स में अब चर्चा चुनावी राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर की है, जहां आज प्रचार के मैदान में देश के दो सबसे बड़े दिग्गज एक साथ उतरे। इनके आते ही राजनीतिक तापमान एकदम हाई हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरियाणा में पहला चुनावी दौरा किया तो जम्मू में राहुल गांधी ने रैली की है। इनके भाषणों के बाद दो शब्द ट्रेंड करने लगे हैं, दामाद और दर्जा। हरियाणा में अभी प्रचार चल रहा है। भाई जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण की वोटिंग हुई है। इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले आपको पीएम की रैली का वो हिस्सा दिखाते हैं जो शायद आपसे मिस हो गया हो। प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तब सामने एक युवक हाथ में उनका पोस्टर लेकर खड़ा था। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने मन से उस युवक को कहा, क्या कहा, आइए पीछे लग देना, पीछे अपना। बेटे आप बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए हो, लेकिन ऐसे खड़े रहोगे तो थक जाओगे। आप मेरे लिए लाए हैं, चलिए मैं मेरे एसपी जी को कहता हूं, वो आपसे वो फोटो ले लेंगे, पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा, अपना नाम पता पीछे लग देना। अंग्रेजी में ऐसे लम्हों के लिए कहते हैं पीपल कनेक्ट। पीपल कनेक्ट। लेकिन अब वोटर कनेक्ट की बात करते हैं, और वो कितना कनेक्ट या डिस्कनेक्ट होता है आपको आने वाले बयानों से समझ में आ जाएगा। सोनीपत में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के खिलाफ गरज रहे थे, तो जम्मू में राहुल गांधी मोदी सरकार की नाकामियां गिना रहे थे। दोनों नेताओं के बीच भले ही 550 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन टक्कर एकदम नजदीकी थी। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस फिर से आर्टिकल 370 लाना चाहती है। जम्मू में राहुल गांधी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की गारंटी देते हैं। पीएम ने कहा कि भारत में बड़ी कंपनियों का निवेश बढ़ने से नौजवानों और किसानों को फायदा होगा। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की तुलना शाही परिवार से करते हुए उसे देश में भ्रष्टाचार की जननी बताया। तो राहुल गांधी ने अडानी और जीएसटी का मुद्दा उठाया। मतलब हरियाणा में पीएम ने कांग्रेस के खिलाफ परिवारवाद और भ्रष्टाचार वाले आरोप लगाए, तो राहुल गांधी ने रोजगार और इकोनॉमी का मुद्दा उठा दिया। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। हम पहला काम, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो बनने जा रही है, पहला काम हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देने का करेंगे।
आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए यहां अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए आतुर है। जब तक जम्मू कश्मीर के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तब तक इस प्रदेश में, इस यूनियन टेरिटरी में रोजगार नहीं मिल सकता। जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखा, एक काम पक्का, करप्शन, 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 भ्रष्टाचार, 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 भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में, और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। एयरपोर्ट में जाते अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स। भारत करप्शन, परिवारवाद से मुक्त होकर तरक्की कर रहा है। गलत जीएसटी ने छोटे बिजनेसेस को खत्म कर दिया। ये सब सुनने के बाद एक विषय बार बार हम सभी जर्नलिस्ट के लिए शोध का विषय है कि जनता अपना मन बना चुकी होती है या इन बयानों से उसको कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सोचने वाली बात है। राहुल गांधी ने जम्मू के बाद बारामूला में भी प्रचार किया। उनका यह प्रचार जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच हुआ है। आज दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। लोग सुबह से ही वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी वोटरों में उत्साह दिखा। कई पोलिंग सेंटर्स में भीड़ नजर आई। कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं आई। आज के मतदान की खास बात यह रही कि कई देशों से आए प्रतिनिधि मंडल इस पल के गवाह बने। यह दल विधानसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में कई जगह गया है। राजनयिकों ने बडगाम और श्रीनगर के कई पोलिंग बूथ का दौरा किया, मतदाताओं से बातचीत की। जम्मू कश्मीर में चुनाव की जो व्यवस्था है उसकी विदेशी राजनयिकों ने तारीफ की है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने विदेशी दल के दौरे पर सवाल उठाए। आज की वीआईपी सीटों में गांदरबल और बडगाम की चर्चा ज्यादा रही। दोनों सीटों से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटों से गांदरबल उनके परिवार का गढ़ रहा है। दूसरे चरण में इन दोनों सीटों पर वोट डाले गए हैं। जम्मू कश्मीर में शाम 7 बजे तक 54.18% मतदान हुआ है। वहां 72% वोटिंग के साथ टॉप पर रियासी रहा। अगर वीआईपी सीट की बात करें तो गांदरबल और बडगाम दोनों जगह लगभग 60% वोट पड़े। यह उमर अब्दुल्ला की सीट है। श्रीनगर में 27.62% और पुंछ वहां पर लगभग 72% वोट पड़े। दूसरे चरण के आंकड़े शाम 7 बजे तक हैं। अंतिम डेटा आने पर आंकड़ों में थोड़ा बदलाव हो सकता है। ये ऊपर की तरफ ही जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 61% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। अब तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव, विधानसभा चुनाव जो शुरू हुए हैं आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वोटर्स की लाइन है यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लंबी लाइन सुबह से ही जो है वो जमा है। जमहूरियत का जश्न है और ये जम्मू कश्मीर है। वो इलाके भी हैं जहाँ पहले कभी वोटिंग नहीं हुआ करती थी, डिफरेंट किस्म की कॉल आया करती थी। और आप देखेंगे अभी कि उन सब जगहों में किस तरीके से एंथुसियास्टिकली लोगों की वोटिंग हो रही है। हम आज वोट डालेंगे, कोई शक नहीं इसमें, जिसको डालेंगे। आपको लगता है कि जिस उम्मीदवार को आप चुनेंगे वो आपकी बात आगे करेगा? जी इंशाल्लाह बात तो आगे करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम वोट के जरिए यही चाहते हैं कि इंसाफ, कोई लीडर आए हमारा ऐसा जो हमें इंसाफ दिलाए, जो हमारे बुनियादी हुकूक देखे। हम इसमें बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं कि
हम अपना नुमाइंदा चुने ताकि वो आगे चलकर हमारा काम करें। I don't know why foreigners should be asked to check elections. When foreign governments comment, then government of India says this is an internal matter for India. एक बहुत क्विक अपडेट, अभी थोड़ी देर पहले जो खबर हमने आपको दिखाई है उसके ऊपर। हिमाचल में योगी फॉर्मूले पर कांग्रेस में घमासान, मंत्री विक्रमादित्य सिंह के फैसले से भारी नाराजगी। कुमार विक्रांत, तुरंत जानकारी दीजिए। जी देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ जिलों में प्रशासन ने एक फैसला लिया कि सब लोग अपना जो वहां पर व्यापारी हैं वो नाम लगाएं, चाहे वो अब्दुल हो या सूरज हो, जिसके बाद विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के नेताओं ने उसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। और वही फैसला जब दोबारा से पूरे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने लागू किया और ऐसे में ऐसा ही फैसला लागू करने की बात की जा रही है कि विक्रमादित्य सिंह जो कांग्रेस के मंत्री है हिमाचल के, उन्होंने किया है, जिसको लेकर के कांग्रेस के एक बड़े तबके में नाराजगी है कि जो मामला हम पूरे देश में उठा रहे हैं उसको लेकर हम कैसे बीजेपी को फॉलो कर सकते हैं। इस मामले में कांग्रेस के जो बड़े अल्पसंख्यक नेता हैं और एक और तबका भी है कांग्रेस। कुमार विक्रांत, एक और चीज मुझे बताइए, मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूं क्योंकि समय कम है हमारे पास। एक चीज बताइए, विक्रमादित्य लगातार ऐसे इंडिकेशंस दे रहे हैं कि वो बीजेपी की लाइन को टो कर रहे हैं, चाहे बीच में जो मस्जिद विवाद हुआ या अब ये खबर आई है, इसको लेकर कांग्रेस के अंदर क्या चर्चा है? देखिए, मैं बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि विक्रमादित्य सिंह ने आलाकमान को अपनी सफाई दी है इस पूरे मामले में और आलाकमान ने उनसे चर्चा की है और इन जो अल्पसंख्यक नेता हैं और जो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा तबका है जो कह रहा है देश भर में एक खराब संदेश जाएगा, हम योगी को नहीं फॉलो कर सकते, जिसके बाद विक्रमादित्य सिंह को तलब किया गया, फोन पर उनसे बातचीत हुई है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने उनसे चर्चा की है और एक विक्रमादित्य ने अपनी सफाई दी है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। विक्रमादित्य अपनी पूरी सफाई लिखित में राजीव शुक्ला को देंगे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी कुछ देर बाद अपना पक्ष रखेगी। कुल मिलाकर इस मामले में बैकफुट पर आने के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका कुमार विक्रांत। तो ये एक बहुत बड़ी हलचल है, किस तरीके से चीजें यहां पर तेजी से तब्दील हो रही हैं, हमने आपको बताया था। ऐसा लग रहा था विक्रमादित्य जो हैं वो बीजेपी की लाइन को टोक कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चिंता है।